नमस्कार, जय हिंद, जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो मेयर ऑफ कैस्टरविच अपना कंटिन्यू था। चैप्टर 21 तक अपना हो गया था। चैप्टर 22 से अब हमको स्टार्ट करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी गो बैक फॉर ए मोमेंट टू द प्रीसीडिंग नाइट टू अकाउंट फॉर हैंचर्ड्स एटीट्यूड। तो हैंचर्ड के रवैये को समझने के लिए एक क्षण के लिए अपन क्या करते हैं, अपन लास्ट नाइट की जो घटना थी, प्रीसीडिंग नाइट, पिछली रात की जो घटना है, उस पर चलते हैं। At the hour when Elizabeth Jane was contemplating her stealthy, reconnoitring excursion to the abode of the lady of her fancy, he had been not a little amazed at receiving a letter by hand in Rosetta's well-known characters. तो जिस समय एलिजाबेथ जेन अपनी पसंदीदा महिला के घर की गुप्त रिकनाइटरिंग एक्सकर्शन का मतलब होता है खोज करने वाली यात्रा के बारे में सोच रही थी, उस समय उसे, किसको, हैंचर्ड को, लूसेटा के जाने पहचाने चरित्र, लूसेटा की हैंडराइटिंग के हाथ से लिखा हुआ पत्र मिलने पर थोड़ा सा आश्चर्य हुआ है हैंचर्ड को। ठीक है, हेंचर्ड को एक लेटर मिला है लास्ट नाइट, जब जेन गई नहीं है यहाँ से, तो उस समय उसको थोड़ा आश्चर्य हुआ है कि लूसेटा की हैंडराइटिंग से मिला जुला ये पत्र क्या है। द सेल्फ रिप्रेशन, द रेजिग्नेशन ऑफ her previous communication had vanished from her mood. She wrote with some of the natural lightness which had marked her in their early acquaintance. तो आत्मदमन, सेल्फ रिप्रेशन मतलब आत्मदमन, स्वयं को दबाना, अपने पिछले संचार की हार जो उसके मूड से गायब हो गई थी, हेंचर्ड के मूड से, उसने कुछ स्वाभाविक हल्केपन के साथ लिखा था। किसने? लूसेटा ने, जो कि शुरुआती परिचय में उसकी पहचान भी थी। अर्ली एक्वेंटेंस, शुरुआती परिचय में उसकी क्या थी? मार्किंग थी, पहचान थी। अब उसमें क्या लिखा हुआ था? हाई प्लेस हॉल, माय डियर मिस्टर हैंचर्ड, मेरे प्यारे मिस्टर हैंचर्ड, मेरी जान, मेरी जाने मन, हैंचर्ड को लिख रही है वो। हैरान मत होइए, don't be surprised. It is for you good and mine, as I hope that I have come to live at Casterbridge. For how long I cannot tell. ये आपके और मेरे भले के लिए है, जैसे कि मैं आशा करती हूँ। मैं कैस्टर ब्रिज में कुछ समय तक रहने के लिए आई हूँ। फॉर हाउ लॉन्ग आई कैन नॉट टेल, कितने समय रहूंगी ये मैं बता नहीं सकती। दैट डिपेंड्स अपॉन अनदर, ये एक दूसरे पर या फिर किसी और बात पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। And he is a man and a merchant and a mayor and one who has the first right to my affection. और वो जो व्यक्ति है जिस पर ये निर्भर करता है, वो एक आदमी है, एक व्यापारी है, एक मेयर है, और वो वह व्यक्ति है जिसका मेरे स्नेह पर, मेरे प्यार पर, मेरे अफेक्शन पे फर्स्ट राइट है, पहला अधिकार है। सीरियसली, मोन एमी, तो I am not so light-hearted as I may seem to be from this. गंभीरता से, मोन एमी। अब देखिए, ये हार्डी साहब की थोड़ी सी उल्टी सीधी हरकतें हैं। इन्होंने इंग्लिश के टेक्स्ट में फ्रेंच लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है। तो मोन एमी का मतलब होता है मेरे दोस्त। वो कहती है कि गंभीरता से, मेरे दोस्त, मैं इस बात से उतनी हल्की फुल्की नहीं हूँ जितनी कि मैं लग रही हूँ। आई हैव कम हेयर इन consequence of hearing of the death of your wife, whom you used to think of as dead so many years before. जैसा कि मैं आशा करती हूँ कि वो ये कहना चाह रही है कि मैं आपकी पत्नी की मृत्यु के बारे में सुनने की वजह से यहाँ आई हूँ, जिसे आप इतने सालों पहले मरा हुआ मानते थे। Poor woman, बेचारी महिला, she seems to have been a sufferer, though uncomplaining and though weak in intellect, not an imbecile. बेचारी महिला, वो एक पीड़ित थी, हालांकि वो शिकायत नहीं करती थी, और बुद्धि में भी वो थोड़ी सी कमजोर थी। पुअर, वीक इन इंटेलेक्ट, नॉट एन इम्बेसाइल, इम्बेसाइल का मतलब होता है मूर्ख, बुद्धिहीन, जड़ बुद्धि, लेकिन वो मूर्ख नहीं थी। आई एम ग्लैड यू एक्टेड फेयरली बाय हर, मुझे खुशी है कि आपने उसके साथ उचित व्यवहार किया। एज सून एज आई न्यू शी वॉज नो मोर, इट वॉज ब्रॉट होम टू मी वेरी फोर्सिबली बाय माई कंसाइंस that I ought to endeavor to disperse the shade which my adultery flung over my name by asking you to carry out your promise to me. जैसे ही मुझे पता चला कि वो अब नहीं रही, तो मेरी अंतरात्मा ने मुझे बहुत ज्यादा इस बात का एहसास कराया कि मुझे आपसे अपना वादा पूरा करने के लिए कहना चाहिए, और मेरे नाम पर जो छाया डाली गई थी उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए।
ये जो वर्ड है ना एडॉर्डरी, इसका मतलब होता है लापरवाही या फिर केयरलेसली, बिना किसी परवाह के। ठीक है, इस तरह के सिनोनियम बनते हैं। तो इस चीज को कह रही है कि मेरे नाम को जिस लापरवाही के साथ इस्तेमाल किया गया था, तो अब वो इसी चीज को कह रही है कि मुझे अब उस चीज को, मेरे नाम के ऊपर जो दाग धब्बे लगे थे, मुझे उन सब चीजों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। आई होप यू आर ऑफ द सेम माइंड, मुझे उम्मीद है कि आप भी यही सोचते होंगे। एंड दैट यू विल टेक स्टेप्स टू दिस एंड, और आप भी इसी दिशा में कदम उठाएंगे। एज हाउएवर आई डिड नॉट नो हाउ यू वर सिचुएटेड और व्हाट हैड हैपेंड सिंस आवर सेपरेशन, आई डिसाइडेड टू कम एंड एस्टैब्लिश माई सेल्फ हेयर बिफोर कम्युनिकेटिंग विद यू। हालांकि मुझे नहीं पता था कि आप कैसे थे या फिर हमारे अलग होने के बाद क्या हुआ, इसलिए मैंने आपसे बातचीत करने से पहले यहाँ पर आकर खुद को सेटल करने का फैसला किया है। मैंने अपने आप को यहाँ पे एस्टैब्लिश करने का फैसला किया है। देखिए, मैं ना आपको ये छोटे छोटे शब्दों के मीनिंग नहीं बताऊंगा, जैसे कंसाइंस हो गए या डिस्पर्स हो गए, या फिर और भी दो छोटे मोटे वर्ड होते हैं इंटेलेक्ट, और इस तरह के शब्द मैं नहीं बताना चाहता, कॉन्सिक्वेंस वगैरह। क्योंकि अब जब आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं ना, तो मैं इतनी उम्मीद रख सकता हूँ आपसे कि आप बेसिक इंग्लिश के वर्ड्स तो जानते ही होंगे। क्योंकि मेयर ऑफ कैस्टरविच देखिए 4 पन्नों का तो नोवेल है नहीं जिसको मैं आपको बहुत ज्यादा, बहुत हर एक वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करूं। मैं भी थोड़ी सी आपसे ये उम्मीद रखूंगा कि बेसिक इंग्लिश पर आपकी थोड़ी सी पकड़ हो, आप थोड़ी सी इंग्लिश मूवीज वगैरह देखते हो इंग्लिश में, हिंदी में नहीं कि आपने एवेंजर चला लिया आप हिंदी में देख रहे हो, टोनी स्टार्क के डायलॉग सुन रहे हो या फिर हल्क के डायलॉग सुन रहे हो, वो नहीं। आप इंग्लिश वाली चीजें देखें, आप चीजों को ग्रेस्प करने की कोशिश करें। मैं रिकमेंड करूंगा आपको, एक अमेरिकन सिटकॉम है फ्रेंड्स नाम से, FRIENDS उस नाम से, उसको देखिए आप, वो इंग्लिश में ही है, हिंदी में आपको मिलेगा भी नहीं। तो इस चीजों को देखें आप, जोई का सीजन है उसको देखिए, उससे आपकी इंग्लिश और आपके बोलने की जो टोन है वो काफी अच्छी होगी, आप इम्प्रूवमेंट पाएंगे अपने बोलचाल की भाषा में, आपकी इंग्लिश में। तो मेरी तो यही इच्छा है कि आप थोड़ा सा अपनी जनरल इंग्लिश पे काम करें, ताकि आप इस नोवेल को जल्दी से जल्द कवर कर सकें और बेसिक इंग्लिश आपकी अच्छी खासी स्ट्रांग हो जाए। बाकी बीच में ये जो इस तरह के हैवी वर्ड्स हैं एडोर्डरी टाइप के, तो इनका मतलब मैं आपको बताता चल ही रहा हूँ, है ना। You probably feel as I do about this. I shall be able to see you in a day or two. Till then, farewell, yours, Lucetta. आप भी शायद मेरी ही तरह इस बारे में सोचते होंगे। मैं एक दो दिन में आपसे मिलने आऊंगी। तब तक के लिए अलविदा, आपकी लूसेटा। अब देखिए यहाँ पे, अब जब उसने नीचे लिख दिया है लूसेटा, तो अपन को लगता है कि भाई लेटर खत्म हो गया, और वाकई में लेटर खत्म हो भी जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इन्होंने PS लिखकर इसको आगे कंटिन्यू किया है। PS का मतलब क्या होता है? PS का मतलब है पोस्ट स्क्रिप्ट। मतलब उसने अपने विचार को लेटर खत्म होने के बाद भी 2-3 लाइनों में लिख करके दिया है उसको। हालांकि लेटर उसने पहले ही कंप्लीट कर दिया है, लेकिन फिर भी उसके मन में दो चार बातें बाद में याद आई होंगी, तो उसने PS लिख करके उसको कंटिन्यू किया है। I was unable to keep my appointment to meet you for a moment or two in passing through Casterbridge the other day. My plans were altered by a family event which it will surprise you to hear of. वो कहती है कि मैं पिछले दिनों कैस्टरब्रिज से गुजरते समय आपसे मिलने के लिए तय समय पे नहीं आ पाई। अपन को ध्यान होगा कि हेंचर्ड को उसने बुलाया था एक फिक्स जगह पर वेडनेसडे के दिन शाम को 5:30 बजे के समय, कि भाई वो लेटर का बॉक्स वगैरह लेके आ जाएगा, लेकिन वो आई नहीं थी लूसेटा वहां पर। तो इसलिए हेंचर्ड वापस आ गया था। तो वो उसी चीज की कह रही है कि पिछले दिनों जब मैं कैस्टरब्रिज से बाईपास हो रही थी, तब आपसे मिलने के लिए जो मैं अपन ने योजना बनाई थी उसमें मैं तय समय पे नहीं आ सकी। क्यों नहीं आ सकी? क्योंकि एक पारिवारिक कार्यक्रम के वजह से, इफ बाय अ फैमिली इवेंट, एक पारिवारिक कार्यक्रम की वजह से मेरी योजना बदल गई, जिसके बारे में अगर आप आगे सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। अब यहाँ पे ये लेटर हो जाता है खत्म। Henchard had already heard that High Place Hall was being prepared for a tenant. He said with a puzzled air to the first person he encountered, "Who is coming to live at the hall?" तो हेंचर्ड को पहले ही पता चल चुका था कि हाई प्लेस हॉल जो है उसको एक टीनेंट के लिए, किराएदार के लिए रेडी किया जा रहा है। और उसको जो पहला व्यक्ति मिला, हैरान होकर उसने उसी व्यक्ति से पूछ लिया
कि आखिर हाई प्लेस हॉल में रहने कौन आ रहा है। A lady of the name of Templeman, I believe, sir, said his informant. तो उसके इन्फॉर्मेंट, उसके मुखबिर ने कहा कि मुझे लगता है कि वो कोई टेम्पलमैन नाम की महिला है श्रीमान। मुझे तो ऐसा ही, मैं ऐसा ही बिलीव करता हूँ, मेरा तो मानना यही है। Henchard thought it over. Rosetta is related to her, I suppose. He said to himself, yes, I must put her in her proper position, undoubtedly. Henchard ने इस पर विचार किया कि मुझे लगता है कि रोसेटा उससे संबंधित है, उसकी रिश्तेदार है किसी ना किसी तरीके से, उसने खुद से कही ये बात। फिर वो सोच रहा है कि हाँ, मुझे उसके लिए उचित उचित स्थान रखना चाहिए, बिना किसी डाउट के, बिना किसी संदेह के। It was by no means with the oppression that would once have accompanied the thought that he regarded the moral necessity now. It was indeed with interest, if not warmth. अब वो सोच रहा है कि ये किसी भी तरह से उस दमन के साथ नहीं था जो कभी इस विचार के साथ होता था कि अब नैतिक आवश्यकता को मानना आवश्यक है। हालांकि वास्तव में इस चीज को अब वो दिलचस्पी के साथ या फिर गर्मजोशी के साथ स्वीकार नहीं करता था। His bitter disappointment at finding Elizabeth Jane to be none of his and himself a childless man had left an emotional void in Henchard that he unconsciously craved to fill. तो जेन को अपना नहीं मानने और खुद को निसंतान व्यक्ति मानने, जो उसकी डिसअपॉइंटमेंट है ना इस चीज की कि भाई वो खुद को निसंतान व्यक्ति मानता है, चाइल्डलेस मैन मानता है, तो इस भावना से उसकी जो कड़वी निराशा है, उसने हेंचर्ड के अंदर एक भावनात्मक शून्य को जोड़ दिया था। इमोशनल वॉइड का मतलब होता है भावनात्मक शून्य को जोड़ दिया था। और इसी चीज को, इसी शून्यता को हेंचर्ड जो है वो अनकॉन्शियसली, यानी कि अनजाने में, का क्रेव्ड टू फिल, इसको भरने की बहुत जबरदस्त इच्छा रखता था हेंचर्ड। इस शून्यता को, अपने खालीपन को वो भरना चाहता था। इन दिस फ्रेम ऑफ माइंड, though without strong feeling, he had strolled up the alley and into High Place Hall by the postern at which Elizabeth had so nearly encountered him. तो इसी मनोदशा में, इन दिस फ्रेम ऑफ माइंड का मतलब होता है इसी मनोदशा में, हालांकि मजबूत भावना के बिना, वो उस गली से, रोड से ऊपर चला गया और हाई प्लेस हॉल के अंदर उस पोस्टर्न के पास पहुंचा, उस स्थित स्थान के पास पहुंचा, उस नवनिर्मित स्थान के पास पहुंचा जहां पर एलिजाबेथ उसको मिल गई थी, उसका सामना हुआ था एलिजाबेथ से। He had gone on thence into the court and inquired of a man whom he saw unpacking china from a crate if Miss Lesueur was living there. तो वहां पर आगे बढ़कर वो उस स्थान पर गया और एक आदमी से पूछा जिसने जिसे उसने एक बक्से से चीनी मिट्टी के बर्तन निकालते हुए देखा, और उसने पूछा है कि क्या मिस लेस्योर यहाँ पर रहती हैं। अब मिस लेस्योर जो है ना, ये भी देखिए फ्रेंच वर्ड है। ये संबोधित किया जाता है कुलीन वर्ग की महिला को, एक सम्माननीय महिला को मिस लेस्योर कहा जाता है। जैसे कहीं कहीं पर मॉन्स्योर कहा जाता है, मदाम कहा जाता है, मैडम अपने यहाँ मैडम बोलते हैं, कहीं कहीं पर इसको कहा जाता है मदाम, MADAME, इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पर संबोधित करने का तरीका क्या है उस कुलीन वर्ग की महिला को, लुसेटा को, मिस लेस्योर। Miss Leesure had been the name under which he had known Lucetta, or Lucette as she called herself at that time. तो मिस लेस्योर, अब आ गई ना वही बात, ये वो नाम था जिसके तहत वो लुसेटा को जानता था, जैसा कि उसने उस समय खुद को बुलाया था। द मैन रिप्लाइड इन द नेगेटिव, आदमी ने नकारात्मक उत्तर दिया। दैट मिस टेम्पलमैन ओनली हैड कम, कि केवल मिस टेम्पलमैन ही आई हैं। हेंचर्ड वेंट अवे, concluding that concluding that Lucetta had not as yet settled in. हेंचर्ड वहां से चला गया इस बात का निष्कर्ष निकालते हुए कि यूसेटा अभी तक यहाँ पे नहीं आई है। He was in this interested stage of the inquiry when he witnessed Elizabeth Jane's departure the next day. तो वो इंक्वायरी के उस इंटरेस्टिंग स्टेज के अंदर था, उस जांच के उस दिलचस्प चरण में था, जब उसने अगले दिन एलिजाबेथ जेन को जाते हुए देखा। On hearing her announce the address, there suddenly took possession of him the strange thought that Lucetta and Miss Templeman were one and the same person, for he could recall that in her season of intimacy with him the name of the rich relative whom he had deemed somewhat a mythical personage had been given as Templeman. तो जब उसने पता बताया तो अचानक उसके मन में ये एक अजीब सा विचार आया कि
कहीं ऐसा नहीं है कि रोसेटा और मिस टेम्पलमैन एक ही व्यक्ति हों, क्योंकि उसे इस बात को याद आ गया था एकदम से कि मिस टेम्पलमैन के साथ उसकी घनिष्ठता के समय में उस अमीर रिश्तेदार का नाम, रोसेटा की जो अमीर रिश्तेदार का नाम है, मिस टेम्पलमैन रखा गया था। क्यों रखा गया था? क्योंकि उस नाम को कुछ हद तक एक मिथिकल पर्सोनेज माना जाता था, एक पौराणिक व्यक्ति माना जाता था। Though he was not a fortune hunter, the possibility that Rosetta had been sublimed into a lady of means by some munificent testament on the part of this relative lent a charm to her image which it might not otherwise have acquired. तो इस संभावना की वजह से कि इस रिश्तेदार की ओर से किसी वसीयतनामे की वजह से इस रिश्तेदार ने, मिस टेम्पलमैन ने, उसको इस बात का एहसास हो रहा है हेंचर्ड को कि शायद इस बात की संभावना है कि ये जो रिश्तेदार है मिस टेम्पलमैन, इसने प्रेमवश या फिर उदारतापूर्ण तरीके से किसी वसीयतनामे की वजह से ल्यूसेटा को एक संपन्न महिला बना दिया गया है। म्यूनिफिशेंट टेस्टामेंट का मतलब क्या है? म्यूनिफिशेंट का मतलब है एक आइडिया या उदार, और टेस्टामेंट का मतलब है वसीयत। तो वो यही सोच रहा है कि हो सकता है मिस टेम्पलमैन ने अपनी वसीयत किसके नाम लिख दी हो, रोसेटा के नाम लिख दी हो। इसकी वजह से ही रोसेटा की छवि को इतना शानदार आकर्षण मिला है, नहीं तो उसकी बस की नहीं थी कि वो इस सम्मान को अर्जित कर पाती। He was getting on towards the dead level of middle age when material things increasingly possessed the mind. और उसके बाद वो मिडिल एज का जो डेड लेवल था, मध्य आयु के मरे हुए स्तर की ओर आगे बढ़ रहा था, जबकि भौतिक चीजें जो हैं उसके मन पर तेजी से क्या कर रही थी? कब्जा कर रही थी, पजेस कर रही थी, अधिकार जमा रही थी उसके मन के ऊपर। बट हैंचर्ड वॉज नॉट लेफ्ट लॉन्ग इन सस्पेंस। लेकिन हैंचर्ड को ज्यादा देर तक सस्पेंस में नहीं रहना पड़ा। रूसेटा वॉज रादर एडिक्टेड टू स्क्रिबलिंग। रूसेटा, जो कि लिखने की आदी थी, स्क्रिबलिंग का मतलब होता है लिखने का, शब्द लेखन का कार्य जिसको बोलते हैं स्क्रिबलिंग, as had been shown by the torrent of letters after the fiasco in their marriage arrangements, and hardly had Elizabeth gone away when another note came to the mayor's house from High Place Hall. जैसा कि उनकी शादी की व्यवस्था में गड़बड़ी के बाद आए पत्रों की बाढ़ से पता चलता है, और एलिजाबेथ जेन के चले जाने के बाद मेयर के घर हाई प्लेस हॉल से एक और नोट आया था। अब फिएस्को का मतलब क्या है? फिएस्को का मतलब है असफलता। और असफलता किस चीज की है? उनके मैरिज अरेंजमेंट्स की। मतलब बताया था ना हेंचर ने डोनाल्ड को स्टार्टिंग में कि वो लुसेटा से शादी करना चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी रीअपीयर हो गई, दोबारा दिखाई दे गई, जिंदा है, ये चीज को। तो इसकी वजह से उनकी जो मैरिज अरेंजमेंट है वो क्या हो गई थी? फियास्को हो गई थी, असफल हो गई थी। आई एम इन रेजिडेंस, शी सेड, and comfortable, though getting here has been a wearisome undertaking. अब मैं खुद की मालकिन हूँ, मैं निवास कर रही हूँ यहाँ पर। वो कहती है इस बात को कि अब मैं यहाँ पे निवास करती हूँ, उसने कहा, और काफी आराम से। हालांकि यहाँ तक पहुंचना एक वियरी सम अंडरटेकिंग है, एक थका देने वाला काम है। यू प्रोबेबली नो वॉट आई एम गोइंग टू टेल यू, एंड और डू यू नॉट? शायद आप जानते होंगे कि मैं आपको क्या बताने जा रही हूँ या फिर नहीं। माई गुड आंट टेम्पलमैन, द बैंकर्स विडो, whose very existence you used to doubt, much more her affluence has lately died and bequeathed some of her property to me. शायद वो कहती है इस बात को कि भाई आप जानते होंगे कि मैं आपको क्या बताने जा रही हूँ या नहीं। वो कहती है कि मेरी अच्छी चाची मिस टेम्पलमैन, जो कि एक बैंकर की विधवा हैं, जिनके अस्तित्व के ऊपर आप क्या करते थे? शक करते थे, संदेह करते थे, और साथ ही साथ उनके एफ्लुएंस पे भी, उनके प्रभाव पे भी, उनकी समृद्धि पे भी हाल ही में उनकी मृत्यु हो गई है, और उन्होंने अपनी संपत्ति में से कुछ संपत्ति मुझे दे दी है। I will not enter into details except to say that I have taken her name as a means of escape from mine and its wrongs. तो वो कहती है कि मैं इस बात को विस्तार से नहीं बताऊंगी, सिवाय इसके कि मैंने उनका नाम अपने और उनके द्वारा किए गए गलत कामों से बचने के साधन के रूप में लिया है। आई एम नाउ माई ओन मिस्ट्रेस, अब मैं खुद की मालकिन हूँ, एंड हैव चूजन टू रिसाइड इन कैस्टरविज, और मैंने अब कैस्टरविज में रहने का फैसला किया है। टू बी टेनेंट ऑफ हाई प्लेस हॉल, हाई प्लेस हॉल के किराएदार बनने का।
that at least you may be put to no trouble if you wish to see me। और वो कहती है इस बात को ताकि अगर आप मुझसे मिलना चाहें तो कम से कम आपको कोई परेशानी ना हो। My first intention was to keep you in ignorance of the changes in my life till you should meet me in the street, but I have thought better of this। मेरा पहला इंटेंशन क्या था, पहला इरादा क्या था कि मेरे जीवन में ये जो चेंजेस हुए हैं इनसे आपको अनजान रखूं। लेकिन कब तक था ये इरादा, जब तक आप मुझसे सड़क पर नहीं मिले थे। लेकिन फिर मैंने इस बारे में और बेहतर सोचा है। You probably are aware of my arrangement with your daughter and have doubtless laughed at the, what shall I call it, practical joke in all affection of my getting her to live with me। शायद आप अपनी बेटी के साथ मेरे समझौते के बारे में जानते होंगे और निश्चित रूप से डाउटलेस निस्संदेह आप इसके ऊपर हंसे भी होंगे। ठीक है, कि भाई आप हंसे इसलिए होंगे कि आखिर आप इस बात को सोच रहे होंगे कि मैंने कैसे उसे अपने साथ रहने के लिए राजी किया था। एक व्यवहारिक सा मजाक है ये, पूरे स्नेह के साथ मैं कह सकती हूँ इस बात को। बट माई फर्स्ट मीटिंग विद हर वॉज प्योरली एन एक्सीडेंट। लेकिन सच कहूं तो उससे मेरी पहली मुलाकात जो थी वो पूरी तरीके से क्या थी, एक एक्सीडेंट थी, एक अचानक से होने वाली मुलाकात थी, एक दुर्घटना थी। डू यू सी माइकल पार्टली वाई आई हैव डन इट। तो वो कहती है कि क्या आपको समझ आ रहा है माइकल मैंने ऐसा क्यों किया। Why? To give you an excuse for coming here as if to visit her and thus to form my acquaintance naturally। तो वो इस बात को कहती है कि क्योंकि आपको यहाँ आने का बहाना देने के लिए, जैसे कि आप उससे मिलने आए हैं और इस तरीके से नेचुरली स्वाभाविक रूप से मेरा परिचय बनाने के लिए मैंने ऐसा किया है। अब आप इस बात को समझिए कि रोसेटा जो है वो अभी भी हैंचर्ड को पसंद करती है, अभी भी उससे प्यार करती है। और ये बात इसके इस कथन से, इन तथ्यों से स्पष्ट होती है कि जब उसको ग्रेवयार्ड के अंदर पता चला था कि ये जो बच्ची है, ये जो लड़की है एलिजाबेथ जेन, ये अपने पिता से थोड़ी सी दुखी है, परेशान है। हालांकि वो उनकी गलती को नहीं, वो ये नहीं कहती है कि भाई मेरे पिता की गलती है, पर उसने इस चीज को एक साधन के रूप में लिया है कि अगर मैं एलिजाबेथ जेन को अपने पास रख लूंगी तो हैंचर्ड अपनी बेटी से मिलने के बहाने मुझसे मिलने के लिए आ जाया करेगा, इसलिए उसने ऐसा किया है। शी इज अ डियर गुड गर्ल एंड शी थिंक्स यू हैव ट्रीटेड हर विद अनड्यू सेवेरिटी। वो जो लड़की है वो एक अच्छी प्यारी लड़की है और उसे लगता है कि आपने उसके साथ अनुचित कठोरता से व्यवहार किया है। अनड्यू सेवेरिटी मतलब अनुचित कठोरता से व्यवहार किया है। यू मे हैव डन सो इन योर हेस्ट बट नॉट डेलिबरेटली, आई एम श्योर। और मुझे यकीन है कि आपने जल्दबाजी में ऐसा किया होगा, लेकिन आपने जानबूझकर ऐसा नहीं किया होगा। एज द रिजल्ट हैज बीन टू ब्रिंग हर टू मी, आई एम नॉट डिस्पोज्ड टू अपब्रेड यू इन हेस्ट, योर्स ऑलवेज रोसेटा। चूंकि इसका नतीजा यह हुआ है कि आप अपनी बेटी को मेरे पास ले आए हैं, इसलिए मैं आपको बिल्कुल भी डांटना नहीं चाहूंगी, आप पे गुस्सा नहीं करना चाहूंगी, वो भी जल्दबाजी में। ठीक है, योर्स ऑलवेज, हमेशा आपकी रहूंगी मेरे जिगर के टुकड़े, रोसेटा। The excitement which these announcements produced in Henchard's gloomy soul was to him most pleasurable। तो इन घोषणाओं ने, इन अनाउंसमेंट्स ने हेंचर्ड की उदास आत्मा के अंदर जो उत्साह पैदा किया था ना, वो उसके लिए बहुत ज्यादा प्लेजरेबल था, बहुत आनंददायक था। He sat over his dining table long and dreamily, and by an almost mechanical transfer the sentiments which had run to waste since his estrangement from Elizabeth Jane and Donald Farfrae gathered around Rosetta before they had grown dry। देखिए, अब वो डाइनिंग टेबल पे बैठ गया है और लंबे समय तक डाइनिंग टेबल पे ही बैठे बैठे सपने देख रहा है। क्या सोच रहा है कि वो मैकेनिकल ट्रांसफर, अब मैकेनिकल का मतलब तो वैसे यांत्रिक होता है, लेकिन यहाँ पे यंत्र से क्या लेना देना। वो सोच रहा है इस बात को कि अपनी यादों को एक तरीके से वो रिकलेक्ट कर रहा है, दोबारा से यादों को याद कर रहा है कि उन वो भावनाएं जिसको उन्होंने व्यक्त किया था, किसके प्रति, अपनी बेटी और पत्नी के प्रति, जो कि बर्बाद हो गई थी किस वजह से, एलिजाबेथ जेन और डोनाल्ड से उसके अलगाव के बाद बर्बाद हो गई थी। वो लूसेटा से मिलने के बाद अब वापस आने लगी हैं,
क्योंकि वो पहले कैसी हो गई थी, ग्रोन ड्राई, वो सूख रही थी, वो व्यवहारिकताएं, वो यादें, जो जो प्रेम, जो भावनाएं, जो इमोशंस हेंचर्ड के अंदर डोनाल्ड फायरफे से अलगाव के बाद और उसकी पत्नी की मृत्यु के बाद और एलिजाबेथ जेन के जाने के बाद उसकी जो मेमोरी है, उसकी जो यादें हैं, उसका सॉफ्टनेस जो है, उसका हर्ट, अल्टीमेटली जिस पेन में था, वो पेन रोसेटा के इन वर्ड्स से काफी रिलीव्ड हो गया था, उसको काफी अच्छा लग रहा था। वो सब यादें जो सूख गई थी, वो सब यादें उसके दिमाग में वापस से जीवंत हो उठी हैं। शी वॉज प्लेनली इन ए वेरी कमिंग ऑन डिस्पोजिशन फॉर मैरिज। तो वो स्पष्ट रूप से, ये दिख ही रहा है उसके लेटर में कि वो स्पष्ट रूप से शादी के लिए बड़ी इच्छुक थी। But what else could a poor woman be who had given her time and her heart to him so thoughtlessly at that former time as to lose her credit by it? लेकिन एक बेचारी औरत क्या कर सकती थी, जिसने उस समय बिना सोचे समझे उसे अपना समय और दिल दे दिया था। किसको? हैंचर्ड को। किसने दे दिया था? लुसेटा ने। और जिसके बाद उसकी क्या चली गई थी? क्रेडिट चली गई थी, प्रतिष्ठा चली गई थी। Probably conscience no less than affection had brought her here. On the whole, he did not blame her. शायद अंतरात्मा ने उसे यहाँ स्नेह से कम नहीं खींचा था, उसके अंतरात्मा ने ही उसे यहाँ खींचा है। और कुल मिलाकर हम ऐसा कह सकते हैं कि उसने, लूसेटा ने उसे दोष नहीं दिया, हेंचर्ड को दोष नहीं दिया। द आर्टफुल लिटिल वुमेन, वो चतुर छोटी सी महिला, ही सेड, उसने मुस्कुराते हुए कहा, स्माइलिंग with reference to Rosetta's adroit and pleasant maneuver with Elizabeth Jane। किस चीज के संदर्भ में मुस्कुराते हुए उसने ये बात कही है? वो चतुर छोटी सी महिला एलिजाबेथ जेन के साथ रोसेटा की चतुराईपूर्ण और सुखद चाल के संबंध में। प्लीजेंट मनोवर मतलब सुखद चाल, और एड्रॉइड का मतलब चतुराई। वो इस बात को सोचकर मुस्कुरा रहा है कि वाह रोसेटा, तू तो भाई जान है मेरी, तूने कितना अच्छा एक प्लान चला है, तूने एलिजाबेथ जेन को अपने पास रख लिया ताकि मैं तेरे से मिलने आ सकूं गुप्त चुप्प में, ठीक है, और अपन इलू इलू कर सकें। तो यहाँ पर ये चीज स्पष्ट की गई है। इस वजह से कौन बहुत खुश है? माइकल हैंचर्ड। टू फील दैट ही वुड लाइक टू सी लुसेटा वाज विद हैंचर्ड टू स्टार्ट फॉर हर हाउस। तो ये महसूस करते हुए, अपने दिल के भावनाओं को महसूस करते हुए कि वो लुसेटा को देखना चाहता है, हेंचर्ड उसके घर के लिए निकल पड़ा। he put on his hat and went। उसने अपनी टोपी पहनी और चल दिया। It was between 8 and 9 o'clock when he reached her door। तो ये लगभग 8 से 9 बजे के बीच का समय था जब वो उसके गेट पे पहुंचा। The answer brought him was that Miss Templeman was engaged for that evening। लेकिन उत्तर में उसको क्या बताया गया है कि मिस टेम्पलमैन जो हैं वो आज की शाम थोड़ी सी व्यस्त हैं। बट दैट शी वुड बी हैप्पी टू सी हिम द नेक्स्ट डे। लेकिन वो उससे अगले दिन मिलने के लिए बहुत ज्यादा खुश होंगी। दैट्स rather like giving herself airs, he thought। तो वो क्या सोच रहा है कि ये तो खुद को हवा देने जैसा है, उसने सोचा। अब इससे आप क्या सेंस निकालेंगे? इसका मतलब है कि हेंचर्ड ये सोच रहा है कि अरे वाह, ये तो हवाबाजी करने लग गई। गिविंग हरसेल्फ एयर्स मतलब वो अपने आप को थोड़ा सा इम्पोर्टेंट दिखा रही है, हवाबाजी करने के जैसा है ये उसके लिए, हेंचर्ड के लिए। एंड कंसीडरिंग व्हाट वी, बट आफ्टर ऑल शी प्लेनली हैड नॉट एक्सपेक्टेड हिम एंड ही टुक द रिफ्यूजल क्वाइटली। और फिर हम क्या ही सोच रहे हैं, ये सोचा है उसने। पर और आखिरकार उसने क्या सोची है ये चीज, कि ऑब्वियस सी बात है भाई, मैंने कोई उसको सूचना तो दी नहीं है मेरे आने की, इसलिए मैं उससे साफ तौर पे उम्मीद भी नहीं कर सकता। और उसने इस इनकार को चुपचाप स्वीकार कर लिया है। Nevertheless, he resolved not to go next day। और उसके बाद उसने अगले दिन न जाने का संकल्प लिया है। These cursed women, there is not an inch of straight grain in them, he said। ये cursed women, अब देखिए, अब चूंकि उसको मिली नहीं है वहां पे, वो उससे घर पे मिली नहीं मिली, तो अब उसके लिए वो थोड़ा सा बुरा भला कह रहा है। वो कह रहा है कि ये शापित औरतें, इन औरतों के अंदर तो 1 इंच भी सीधापन नहीं होता है, उसने कहा है। स्ट्रेट ग्रेन का मतलब सीधा अनाज से नहीं है यहाँ पे, इससे मतलब है कि सीधापन नहीं होता है। Let us follow the train of Mr. Henchard's thought as if it were a clue line and view the interior of High Press Hall on this particular evening। तो चलो अब हम क्या करते हैं कि मिस्टर हैंचर्ड जो हैं उनके विचारों को समझते हैं,
कि जैसे कि वो क्या हो, एक थ्रू लाइन हो, एक सुराग की लाइन हो, रेखा हो। और इस विशेष शाम को हम हाई प्लेस हॉल का जो अंदर का हिस्सा है उसको देखते हैं। On Elizabeth Jane's arrival, she had been phlegmatically asked by an elderly woman to go upstairs and take off her things. तो अब जबकि एलिजाबेथ यहाँ पर आ चुकी है, तो उसके बाद एक बूढ़ी महिला ने उदासीनता से एलिजाबेथ जेन को अपना सामान उतारने के लिए कहा है। फ्लैगमेटिकली का मतलब क्या होता है? उदासीनता से या फिर मुर्दा दिली से। एक चीज होती है जिंदा दिली कि बड़े खुले दिल से स्वागत करना, एक चीज होती है मुर्दा दिली। तो एक वो फ्लैगमेटिकली का मतलब यही होता है, उदासीनता से या मुर्दा दिली से। तो जेन के यहाँ पर आने के साथ ही उसे एक बूढ़ी सी औरत ने मुर्दा दिली से सामान उतारकर अपना सामान ऊपर ले जाने के लिए कहा है। She replied with great earnestness that she would not think of giving that trouble, and on the instant divested herself to her bonnet and cloak in the passage. तो उसने बड़ी गंभीरता से जवाब दिया कि वो ऐसा करने की परेशानी को नहीं उठाएगी, और उसने तुरंत ही अपना बोनट और अपना जो क्लोक है, अपना ऊपर का लबादा उतार कर कहाँ रख दिया है? पैसेज में रख दिया है, उस गलियारे में ही रख दिया है। She was then conducted to the first floor on the landing and left to find her way further alone. फिर उसे सीढ़ियों से पहली मंजिल पर ले जाया गया और आगे का रास्ता अकेले ही तलाशने के लिए छोड़ दिया गया। The room disclosed was prettily furnished as a boudoir or small drawing room, and on a sofa with two cylindrical pillows reclined a dark-haired, large-eyed, pretty woman of unmistakably French extraction on one side or the other. तो जिस कमरे के अंदर वो पहुंची है, वो कमरा एक छोटे ड्राइंग रूम की तरह था और काफी शानदार तरीके से वो सुसज्जित था। बॉर्डोयर क्या होता है? ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने, बॉर्डोयर होता है एक महिला का रूम। ठीक है, एक स्त्रियों के बैठने का रूम, स्त्रियों का बेडरूम जिसको बोलते हैं, अल्टीमेटली उसको बोलते हैं बॉर्डोयर। तो ये कमरा जो था शानदार तरीके से फर्निश्ड था, स्त्रियों के बैठने का ये रूम। हालांकि ये एक छोटे ड्राइंग रूम की तरह बहुत सुंदर तरीके से सुसज्जित था। और यहाँ पे क्या रखे हुए थे? दो बेलनाकार तकिए, मसंद जिसको हम बोलते हैं, वो सोफे पर रखे हुए थे एक तरफ, और दूसरी तरफ स्पष्ट रूप से एक फ्रांसीसी मूल की, एक काले बालों वाली, बड़ी आंखों वाली सुंदर महिला लेटी हुई थी। मतलब वो अब सीधे रूसेटा के रूम में आ गई है। She was probably some years older than Elizabeth and had a sparkling light in her eye. और वो शायद ही एलिजाबेथ से कुछ साल बड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में क्या थी? चमक थी। In front of the sofa was a small table with a pack of cards scattered upon it faces upward. तो सोफे के सामने एक छोटी सी मेज रखी हुई थी, जिस पर ऊपर की ओर मुंह करके ताश के पत्तों का एक पैकेट बिखरा हुआ था। ऊपर की ओर मुंह करके मतलब पूरे दिखाई दे रहे हैं कलर्स कि नंबर्स और सब दिखाई दे रहे हैं, ईंट पान चिड़ी तरफ सब दिखाई दे रहे हैं, इक्का दुक्की तिक्की चौकी। ठीक है। The attitude had been so full of abandonment that she bounded up like a spring on hearing the door open. तो वो जो महिला है, उसका रवैया इतना अबेंडनमेंट से भरा हुआ था, इतना त्यागपूर्ण था कि वो दरवाजा खुलने की आवाज के साथ ही उछल पड़ी। त्यागपूर्ण किसके लिए है? एलिजाबेथ के लिए। Perceiving that it was Elizabeth, she lapsed into ease. यह समझते हुए कि वो एलिजाबेथ थी, वो काफी सहज हो गई। And came across to her with a reckless escape that innate grace only prevented from being boisterous. और एक लापरवाह पूर्ण छलांग के साथ वो उसके पास आई, जिसे केवल एकदम सामान्य तरीके से उद्यमी, एक शरारती बच्चे जैसा, बोइस्टरस मतलब एक उद्यमी या शरारती बच्चे जैसा, उस हरकत ने उसको ऐसा करने से रोका था। मतलब वो कहना चाह रहे हैं अल्टीमेटली, थोड़ी सी अटपटी सी लाइन है कि वो ये समझ गई कि वो ये एलिजाबेथ है। हालांकि वो थोड़ी सी सहज हुई, लेकिन फिर भी वो इतनी उत्साहित थी कि वो एक लापरवाह बच्चे की तरह अपने आप को, हालांकि उसने कोशिश की रोकने की, लेकिन उसके बावजूद वो एक लापरवाह छलांग के साथ उसके पास चली आई, जेन के पास। Why you are late? She said.
टेकिंग होल्ड ऑफ एलिजाबेथ जेन्स हैंड्स। तुम देर से क्यों आई हो? उसने एलिजाबेथ जेन का हाथ पकड़ते हुए कहा। देयर वर सो मैनी लिटिल थिंग्स टू पुट अप। वहां पे ना लगाने के लिए बहुत सी छोटी छोटी चीजें थी। एंड यू सीम डेड अलाइव एंड टायर्ड। और तुम तो कितनी ज्यादा थकी हुई लग रही हो, ऐसी लग रही हो डेड अलाइव, एकदम बिल्कुल मरी हुई सी, एकदम भयंकर थकी हुई लग रही हो। लेट मी ट्राई टू एनलाइवन यू बाय सम वंडरफुल ट्रिक्स आई हैव लर्नड टू किल टाइम। तो मुझे कुछ अद्भुत तरकीबें सिखाकर तुम्हें जीवंत करने की कोशिश करने दो, जिससे कि हम समय काट सकें। किल टाइम मतलब समय काट सकें, समय को हरा सकें। एनलाइवन का मतलब होता है तुमको जीवंत करना। तो वंडरफुल ट्रिक्स मतलब कुछ अद्भुत तरकीबें सिखा करके। सिट देयर एंड डोंट मूव। वहीं पे बैठ जाओ और हिलना मत। शी गैदर्ड अप द पैक ऑफ कार्ड्स, pulled the table in front of her, and began to deal them rapidly, telling Elizabeth to choose some. उसने ताश के पत्तों का पैकेट उठाया, टेबल को अपने सामने खींचा और तेजी से जो कार्ड हैं उनको पीसना शुरू किया। और फिर उसके बाद एलिजाबेथ से कुछ कार्ड चुनने के लिए कहा। वेल यू हैव चूजन, शी आस्क्ड फ्रिंजिंग डाउन द लास्ट कार्ड। अच्छा, तो क्या तुमने चुन लिया है? उसने आखिरी कार्ड फेंकते हुए पूछा। नो, स्टेमर्ड एलिजाबेथ, अराउजिंग हरसेल्फ फ्रॉम ए रेवेरी। नहीं, एलिजाबेथ ने हकलाते हुए कहा, और खुद को एक ख्याल से, एक कल्पना से, रेवरी का मतलब REVERIE, इसका मतलब होता है ख्याल या फिर एक कल्पना से अपने आप को जगाते हुए कहा। आई फॉरगॉट आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू एंड मी, एंड हाउ स्ट्रेंज इट इज दैट आई एम हियर। तो मैं भूल गई थी, मैं तो तुम्हारे बारे में सोच रही थी और अपने बारे में। ये कितना अजीब है ना कि मैं यहाँ पे हूँ। Miss Templeman looked at Elizabeth Jane with interest and laid down the cards. Ah, never mind, she said. I will lie here while you sit by me and we will talk. तो मिस टेम्पलमैन ने जेन को काफी इंटरेस्ट से देखा, दिलचस्पी से देखा, और कार्ड रख दिए। और उन्होंने कहा कि अच्छा, कोई बात नहीं, मैं यहीं लेटी रहूंगी और तुम मेरे पास बैठो, हम तो बातें करेंगे खूब सारी। Elizabeth drew up silently to the head of the sofa, but with obvious pleasure. एलिजाबेथ चुपचाप सोफे के किनारे पर खड़ी हो गई, लेकिन वो स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि काफी खुश थी। It could be seen that though in years she was younger than her entertainer, in manner and general vision she seemed more of the sage. ये बात भी साफ साफ देखी जा सकती थी कि वो कौन, जेन, अपने मनोरंजन करता, जो कि रूसेटा है, उससे उम्र में छोटी थी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी जो जेन है वो व्यवहार और सामान्य दृष्टि में अधिक बुद्धिमान दिखाई दे रही थी। Miss Templeman deposited herself on the sofa in her former flexuous position, and throwing her arm above her brow, somewhat in the pose of a well-known conception of Titian's, talked up at Elizabeth Jane invertedly across her forehead and arm. तो मिस टेम्पलमैन ने खुद को अपनी पहले वाली एक लचीली सी मुद्रा में, फ्लेक्सुअस पोजीशन, लचीली सी मुद्रा मतलब जैसे पसर जाते हैं ना हम, कहीं से स्कूल वगैरह से आते हैं, कॉलेज से आते हैं, या किसी काम से धूप में करके आते हैं, तो घर आते ही एक कोने में बस्ता, दूसरे कोने में जूते, और सीधे जाके बेड पे पड़ जाते हैं। तो इस तरह का एक मुद्रा में जो मिस टेम्पलमैन है वो बैठ गई हैं, और अपने हाथों को अपने माथे के ऊपर उन्होंने रख लिया है। और उसके बाद में कुछ हद तक वो टिटियन की, एलिजाबेथ की ओर बात करने की एक प्रसिद्ध धारणा की मुद्रा में, मतलब ये कहना चाह रहा है इस चीज को कि जैसे टिटियन जो था, टिटियन कौन था? अब टिटियन जो है ना, ये एक पेंटर था, बहुत ही महान। तो उसको नहीं कहेंगे अपन, क्योंकि अब अपन नाम ही नहीं सुना इसका, अपन तो पिकासो विकासो का नाम सुनते हैं। तो ये वेनिस का एक बड़ा पेंटर था, जो कि पेंटिंग्स बनाता था लेडीज की, सोफे पर बैठे हुए पेंटिंग्स बनाया करता था। आपने अगर, वो मूवी है ना, कौन सी रोमांटिक सी मूवी है, हॉलीवुड की है, टाइटैनिक। अगर आपने टाइटैनिक देखी होगी, तो उसमें हीरोइन की पेंटिंग बनाता है जो हीरो है, लियोनार्डो डिकैप्रियो शायद नाम है उसका, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है। जो एक्ट्रेस है उसकी पेंटिंग बनाता है, तो एक्ट्रेस जैसे सोफे पे बैठी हुई है, तो वो इसी चीज को, जितना आराम से वो एक्ट्रेस बैठी हुई होती है, उसी तरीके से यहाँ पे वो बैठी हुई है, उसी जैसे सामने कोई पेंटर उसकी पेंटिंग बना रहा हो, इस तरीके से वो बैठी हुई है। इसी चीज को इन्होंने बताया है आपको, है ना, इसका जो रेफरेंस है इसको याद रखना और समझना थोड़ा सा सही से। मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ।
कि टिटियन जो है वेनिस का एक पेंटर था। हालांकि ये पुनर्जागरण काल के समय का पेंटर था, रेनेसा टाइम पीरियड का पेंटर था। और महिलाओं की पेंटिंग्स बनाता था सामने टेबल पर बैठ करके। और मैंने आपको भी बताया भी, टाइटैनिक में जिस एक्ट्रेस की फोटो बनाई जाती है वो सोफे पे बैठी होती है सामने। तो उसी तरह की मुद्रा में यहाँ पर कौन आके बैठी है? लूसेटा आके बैठी है। और उसी मुद्रा में जो जेन है, उसने भी अपना जो हाथ है अपने माथे के ऊपर रख दिया है। आई मस्ट टेल यू समथिंग, शी सेड। मुझे तुम्हें कुछ बताना है, उसने कहा। आई वंडर इफ यू हैव सस्पेक्टेड इट। मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम्हें इस बात का कोई अंदाजा है। आई हैव ओनली बीन मिस्ट्रेस ऑफ ए लार्ज हाउस एंड फॉर्चून, लिटिल भाई। मैं थोड़े समय के लिए एक बहुत बड़े घर की और संपत्ति की मालकिन रही हूँ। ओह, ओनली लिटिल वाइल। अच्छा, बस थोड़े ही समय के लिए। एलिजाबेथ जेन ने कहा है, मर्मर्ड धीमी आवाज में। हर काउंटेनेंस स्लाइटली फॉलिंग। और उसका चेहरा जो था वो थोड़ा सा उतर गया। एज अ गर्ल आई लिव्ड अबाउट इन garrison towns and elsewhere with my father till I was quite frightly and unsettled। एक लड़की के रूप में जब मैं अपने पिता के साथ गैरिसन शहर या अन्य जगहों पर रहती थी, उस समय में काफी अस्थिर हो गई थी, बहुत अनसेटल हो गई थी। ही वॉज एन ऑफिसर इन द आर्मी। तो लूसेटा के पिताजी साहब कौन थे? वो ऑफिसर थे सेना में। आई शुड नॉट हैव मेंशन्ड दिस हैड आई नॉट थॉट इफ इट बेस्ट यू शुड नो द ट्रुथ। मुझे ये बात वैसे तो देखो नहीं बतानी चाहिए, अगर मुझे इस बात को नहीं लगता, इस बात का एहसास नहीं होता कि तुम्हें सच्चाई पता होनी चाहिए। यस यस, शी लुक्ड थॉटफुली राउंड द रूम। हाँ हाँ, उसने विचारपूर्ण तरीके से रूम के इर्द गिर्द देखा। एट द लिटिल स्क्वायर पियानो विद ब्रास इन रिंग। उस कमरे में पीतल के जो तारों का बना हुआ पियानो था उसके ओर देखा। एट द विंडो कर्टेन्स, खिड़कियों पे लगे हुए पर्दों की ओर देखा। एट द लैम्प की ओर देखा। एट द फेयर एंड डार्क किंग्स एंड क्वींस कार्ड ऑन द टेबल। उन गोरे और काले राजा और रानियों वाले जो कार्ड हैं टेबल के ऊपर रखे हुए हैं, देखते हैं ना अपन, बादशाह बेगम वाले, वो सब चीज देखी उसने। एंड फाइनली एट द इन्वर्टेड फेस ऑफ लूसेटा टेम्पलमैन। और अंत में लूसेटा टेम्पलमैन का वो उल्टा पुल्टा चेहरा। whose large lustrous eyes had such an odd effect upside down। जिसकी बड़ी चमकदार आंखें उल्टी होने पर, अपसाइड डाउन होने पर अजीब तरीके का प्रभाव पैदा करती थी। Elizabeth's mind ran on acquirements to an almost morbid degree। एलिजाबेथ का जो दिमाग है वो लगभग एक बीमारी के जैसा, या हम मॉर्बिड को बोलते हैं रुग्णता, एक थोड़ा सा सरदर्द वाली स्थिति में, उस स्थिति में ज्ञान को प्राप्त करने की हद तक चला गया था। मतलब उसका दिमाग जो है ज्ञान से भर चुका था। यू स्पीक फ्रेंच एंड इटालियन फ्लुएंटली नो डाउट, शी सेड। आप एकदम फ्लुएंटली, धारा प्रवाह में इटली की और फ्रेंच भाषा बोलते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आई हैव नॉट बीन एबल टू गेट बियॉन्ड अ वेस्ट बिट ऑफ लैटिन येट। मैं तो अभी तक लैटिन भाषा के एक छोटे से हिस्से के आगे भी नहीं बोल पाई हूँ। वेल, फॉर द मैटर, इन माई नेटिव आई स्पीकिंग फ्रेंच डज नॉट गो फॉर मच, इट इज रादर द अदर वे। खैर, इस मामले में मेरे मूल द्वीप में फ्रेंच बोलना ज्यादा मायने नहीं रखता, अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो। वेयर इज योर नेटिव आइल? आपका मूल द्वीप कहाँ है? इट वॉज विद रादर मोर रिलक्टेंस दैट मिस टेम्पलमैन सेड, जर्सी। तो मिस टेम्पलमैन को बताने की इच्छा तो नहीं थी, थोड़ी रिलक्टेंस थी, वो इस चीज के लिए अनिच्छुक थी इस चीज को बताने की। फिर भी उन्होंने बता दिया कि क्या है, जर्सी है, जर्सी नाम की जगह है। There they speak French on one side of the street and English on the other and a mixed tongue in the middle of the road। वहां पर सड़क के एक तरफ तो फ्रेंच भाषा बोलते हैं, दूसरी तरफ इंग्लिश बोलते हैं, और सड़क के बीच में एक मिक्स्ड लैंग्वेज, मिश्रित भाषा बोलते हैं। बट इट इज अ लॉन्ग टाइम सिंस आई वॉज देयर। लेकिन मुझे वहां गए हुए बहुत ज्यादा लंबा समय हो गया है। बाथ इज वेयर माई पीपल रियली बिलोंग टू। बाथ वो जगह है जहां से मेरे लोग सच में बिलोंग करते हैं। दो माई एंसेस्टर्स इन जर्सी वर एज गुड एज एनीबडी इन इंग्लैंड। हालांकि मेरे जो पूर्वज हैं जर्सी के अंदर, वो
उतने ही अच्छे हैं जितने कि दूसरे लोग हैं इंग्लैंड के। They were the Lassios, an old family who have done great things in their time. तो वो कौन है वहां के? मास्टर्स हैं। लाशियोस हैं, सम्माननीय लोग हैं, मास्टर्स हैं। एक पुराना परिवार जिन्होंने अपने समय में बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। आई वेंट बैक एंड लिव्ड देयर आफ्टर माई फादर्स डेथ। मेरे पिताजी की मृत्यु के बाद मैं वहां पे वापस गई थी और वहां रही भी थी कुछ समय के लिए। बट आई डोंट वैल्यू सच पास्ट मैटर्स, लेकिन मैं उन पुरानी बातों को महत्व नहीं देती। एंड आई एम क्वाइट एन इंग्लिश पर्सन इन माई फीलिंग्स एंड टेस्ट्स, और मैं अपनी भावनाओं में और टेस्ट में एक इंग्लिश पर्सन, एक अंग्रेज व्यक्ति जैसी हूँ। यूसेटा's tongue had for a moment outrun her discretion। तो यूसेटा की जो जुबान है वो एक पल के लिए बाहर हो गई थी। किससे? डिस्क्रिशन से, विवेक से बाहर हो गई थी। मतलब वो बोलती जा रही है, बोलती जा रही है, चुप ही नहीं हो रही है बिल्कुल। शी हैड अराइव्ड एट कैस्टरविच एज अ बाथ लेडी। तो वो कैस्टरविच में एक बाथ की महिला के रूप में, क्योंकि बाथ से बिलोंग करती थी ना वो, तो बाथ से आई हुई महिला के रूप में कैस्टरविच में आई थी। एंड देयर वर ऑब्वियस रीजंस व्हाई जर्सी शुड ड्रॉप आउट ऑफ हर लाइफ। और उसके पास स्पष्ट कारण थे कि उसने जर्सी को अपने जीवन से क्यों निकाल दिया था, जर्सी जो जगह है वहां क्यों छोड़ दिया था उस जगह को। बट एलिजाबेथ हैड टेम्प्टेड हर टू मेक फ्री एंड द deliberately formed resolve had been broken। लेकिन एलिजाबेथ ने उसे आजाद होने के लिए लुभाया था, राजी किया था, और जानबूझकर बनाया गया जो संकल्प है वो टूट गया था। उससे इन सब चीजों के बारे में बात करने का जो जानबूझ के डेलिबरेटली बनाया गया जो संकल्प है, रिजॉल्व है, वो टूट चुका था। It could not, however, have been broken in safer company. Luceta's words went no further, and after this day she was so much upon her guard that there appeared no chance of her identification with the young Jersey woman who had been Henchard's dear comrade at a critical time। हालांकि उसकी जो अच्छी संगति है, उस संगति में इस व्यवहार को, इस संकल्प को तोड़ा नहीं जा सकता था। लूसेटास के जो वर्ड थे, लूसेटा के जो शब्द थे वो आगे नहीं बढ़े, मतलब अब वो ज्यादा नहीं कहा उसने। और इस दिन के बाद वो अपनी बोलचाल में इतनी सतर्क हो गई कि उसे उस युवा जैसी महिला के साथ पहचाने जाने का कोई मौका ही नहीं दिया गया, कोई मौका ही दिखाई नहीं दिया कि अब वो थोड़ी सी परिचय, जेन, थोड़ा सा और ज्यादा उससे घुल मिल सके। ऐसा कोई मौका ही नहीं मिला उसे, जो कि एक महत्वपूर्ण समय में हैंचर्ड की प्रिय साथी थी, उसकी कॉमरेड थी। No, not the least amusing of her safeguard was her resolute avoidance of a French word if one by accident came to her tongue more readily than its English equivalent। उसकी सुरक्षा के उपायों में सबसे कम एंटरटेनिंग जो बात थी, सबसे कम मनोरंजक जो बात थी, कि अगर कोई फ्रांसीसी शब्द गलती से उसकी जुबान पर अंग्रेजी शब्द की तुलना में अधिक आसानी से आ जाता था तो वो उसे टाल देती थी। मतलब वो अंग्रेजी बोलना ज्यादा प्रेफर करती थी बजाय फ्रांसीसी भाषा बोलने के। शी श्री she shrugged it with the suddenness of the weak apostle at the accusation, thy speech bewrayeth thee। तो वो क्या करती थी? एकदम से उस आरोप पर कमजोर एक व्यक्ति की तरह अचानक से उस बात को, उस फ्रेंच लैंग्वेज के शब्द को टाल देती थी और फिर क्या बोलती थी? दाय स्पीच बी वेद दी, कि तुम्हारी वाणी ही वो चीज है जो तुमको प्रकट करती है। रोसेटा इस बात को सोचती है कि हम जो बोलते हैं वो ही वो चीज है जिससे हमको लोग जानते हैं, पहचानते हैं कि हमारा क्या बैकग्राउंड है, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ से नहीं आए हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे मित्रों, आज अपन है ना, ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है तो इसको अपन 2 वीडियोस में कवर कर लेंगे। तो फिलहाल इस क्लास के लिए इतना ही है। और आपको कोई समस्या आ रही हो तो कमेंट कीजिएगा बेझिझक, एकदम बिना किसी झिझक के, बिना किसी ज्यादा ओवर थिंकिंग के आप कमेंट कीजिएगा। वी विल ट्राई टू इम्प्रूव अवर सेल्फ, वी विल ट्राई द बेस्ट फॉर यू गाइज। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।